कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, ताकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे जाना चाहते हैं, जो आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और निर्माण करती है, उसमें वो अपना रोल बखूबी निभा सके। तो ऐसे सपने हर रोज देखें, खुली आंखों के साथ देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुबह का मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब जब बड़ी खबरों की बात है तो रायसीना डायलॉग कैसे एक मंच दे रहा है वैश्वीकरण और राजनीतिकरण के तमाम उन अहम मुद्दों को, जहां पर कूटनीति के लिहाज से तमाम देश जुड़ेंगे, उस पर होगी अहम चर्चा। साथ ही जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल जगत और कारोबार जगत में क्या कुछ बड़ा है आपके लिए। साथ ही देखेंगे मौसम का मिजाज कैसे पल पल बदल रहा है। इन तमाम खबरों का लेंगे अपडेट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट एपिक नंबर को लेकर बुलाई आज बैठक। गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड के सीईओ होंगे शामिल। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर होनी है बातचीत। रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों का होगा संबोधन। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड का भी संबोधन आज। सबकी निगाहें इस पर। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगे हैं उन पर चर्चा, और मतदान के बाद जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राज्यसभा में मणिपुर बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। गाजा में इजराइल का हवाई हमला, कम से कम 44 लोगों की मौत। जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास के ठिकानों पर सबसे भारी हमला। और आज से स्विस ओपन टूर्नामेंट का आगाज। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की वापसी की उम्मीदें। सिंधु का सामना मालविका बंसोड़ से और लक्ष्य सेन का मुकाबला है एचएस प्रणॉय से। चलिए तो खबरों का आगाज करते हैं सीधे नागपुर से, जहां के महल क्षेत्र में फैले तनाव पर नियंत्रण पाने में पुलिस प्रशासन को सफलता मिली। कल शाम दो गुटों के बीच हुई जबरदस्त झड़प के बाद शहर में भारी तनाव का माहौल था। रात 2 बजे तक महल क्षेत्र में यह तनाव बना हुआ था और विभिन्न तरह की अफवाहों के बाद महल क्षेत्र में तनाव पर नियंत्रण पाने में पुलिस को आखिरकार सफलता हासिल हुई। असामाजिक तत्वों के हमले से करीबन 15 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी घायल हुए। स्थिति में भी पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। महल और आसपास की गलियों में पुलिस की विभिन्न टीमें तैनात की गईं और पुलिस द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई। असामाजिक तत्वों ने लगभग 100 मोटरसाइकिलों और 30 से ज्यादा कारों को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया। हंसापुरी और इतवारी क्षेत्र में घरों पर भी जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद से इस क्षेत्र में भी पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों को पुलिस की अगर बात की जाए तो उन वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आज सुबह से ही इस क्षेत्र में तनावपूर्ण जो रहा है वहां शांति है और विभिन्न स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए आज से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। तनाव का यह असर अन्य क्षेत्रों में ना फैले, इसके लिए शहर के सभी हिस्सों में पुलिस की तैनाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वो दंगाइयों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए।
अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर से सांसद और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय भाषा में लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर ऐसे मामलों में हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणी रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं, आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं शिशिर शेलार। शिशिर, सुप्रभात आपको। सवाल पहला ये कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी नागपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन को किस मोड में पुलिस प्रशासन चला रहा है और जिस अफवाह के बाद उपद्रवियों ने जिस तरह सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, साफ तौर पर मुख्यमंत्री साहब और पुलिस की दो टूक है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने जो कहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन के बारे में, हालांकि कल रात की ये घटना घटी, उसके बाद हमने देखा जो पूरा परिसर है नागपुर का महल परिसर, दरअसल ये परिसर काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर काफी छोटी छोटी गलियां हैं और इसीलिए जब पथराव शुरू हुआ इस पूरे इलाके में तो पुलिस ने जो है, क्योंकि पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी, ये वाकया अगर देखा जाए कल सुबह के दौरान जो है वहां पर कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया था औरंगजेब की कब्र को लेकर। उसके बाद जो है माहौल को शांत कर दिया गया पुलिस की तरफ से पूरे दिन भर, लेकिन रात को अचानक से जो है इस इलाके में एक मॉब इकट्ठा होता है। कहा जा रहा है, जो लोग वहां पर थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है तकरीबन 100-200 लोग इस मॉब पे थे और ये पथराव शुरू करते हैं। वही दूसरी तरफ जो लोग थे वो भी जो है इस झड़प में शामिल हो जाते हैं, तो दो गुटों में झड़प होती है। हालांकि पुलिस वहां पर उस वक्त अगर देखा जाए तो थी, इसीलिए पुलिस जो है बीच बचाव करने का प्रयास करती है, लेकिन इस पूरे प्रयास में पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली पुलिस जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। कल रात को ही पुलिस ने पूरे महल एरिया में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था और कुछ लोगों को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो जानकारी इस वक्त हमारे पास है, तकरीबन 100 जो 2 व्हीलर्स है दो, उनको जो है ये जो लोग हैं उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही साथ तकरीबन 30 से 40 गाड़ियां उस पूरे इलाके में थी, उनको तोड़फोड़ दिया गया है। जो घर थे, घर के कांच थे, वहां पर भी पथराव किए गए हैं। तो इस पूरे एरिया को पुलिस ने उसके बाद जो है, इसमें एक चीज जो मैं समझना चाह रही हूँ, शायद आप उसको बेहतर तरीके से समझा पाएं कि यहाँ सोशल मीडिया का रोल, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम जब भी कहीं हुए हैं तो अफवाहों ने इस कहीं ना कहीं माहौल को बहुत खराब किया है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं अगर हमारे अच्छे काम में भी आती हैं तो इस तरह के घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मुश्किलें भी पैदा की जाती हैं। बिल्कुल, देखिए कल रात से ही अगर देखा जाए तो उसमें काफी अफवाह जो उस इलाके में फैल रही थी। पुलिस ने जो है शुरू में ही लोगों से अपील की थी वो शांति बनाए रखे, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा जिस प्रकार से विजुअल्स आ रहे थे, जो बाकी पूरा इलाका नागपुर का है वहां पर भी पुलिस ने कंट्रोल पाया था। SRPF की जो टुकड़ियां वहां पर पहुंच गई थी और जैसे ही घटना घटी हमने देखा जो बड़े नेता है नागपुर के, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री स्वयं हो या फिर हम बात करें नितिन गडकरी की, ये भी लोगों को जो है वो जो है अपील कर रहे थे कि शांति बनाए रखे। तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द लोगों तक सही जानकारी किस प्रकार से पहुंचे, इस पर जो है वो भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ पुलिस द्वारा इमीडिएटली कॉम्बिंग ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाए इस पर ध्यान दिया गया और इसीलिए हमने देखा कि कल रात को 2 बजे ही स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। तनावपूर्ण शांतिता अभी भी बनाए पूरे इलाके में है, लेकिन हमने सुबह देखा कि सुचारू रूप से जो है वहां पर कामकाज चल रहा है। पुलिस अलग अलग चप्पे पर अभी भी मौजूद है, जो अलग अलग। शिशिर, इसमें एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो ये घटना हुई ये लगता है कि सुनियोजित तरीके से की गई, क्योंकि एक दो गुटों का आपस में भिड़ना और एक मॉब का इकट्ठा होना अपने आप में एक चेन ऑफ इवेंट्स को कहीं ना कहीं डिक्लेयर करता है। तो ये सुनियोजित था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और आम आवाम को भी उस नुकसान को झेलना पड़े।
क्योंकि अब तक आधिकारिक जानकारी इस बारे में कोई सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी देखें इस पूरे घटनाक्रम की, सुबह के वक्त जिस प्रकार से एक विरोध प्रदर्शन नागपुर के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसके बाद थोड़ी तनाव हम उस पूरे एरिया में देखते हैं, और शाम होते होते इस प्रकार से जो है जिस प्रकार से हमने देखा कि भीड़ इकट्ठा होती है, पथराव होता है, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुनियोजित नहीं, लेकिन इससे पहले ये डिसाइड किया था शायद से, और इसीलिए इतने बड़े तादाद में ये मॉब एक साथ इकट्ठा हुआ। उसके पीछे क्या कारण है? साथ ही साथ पथराव, हालांकि इस मॉब के पास अगर देखा जाए उन्होंने सीरिया में जो है पथराव किए थे, तोड़फोड़ की थी, इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था? जाहिर सी बात है कि तोड़फोड़ आगजनी के इंटेंशन से ही जो है ये मॉब इकट्ठा हुआ था। ये हम कह सकते हैं जिस प्रकार से जो विजुअल्स कल रात से हम लगातार देख रहे हैं, और जिस प्रकार से अचानक से ये मॉब जो इकट्ठा होता है, तो इसके पीछे कई सारे सवाल हैं। बात कही शिशिर, और आखिरी सवाल ये कि क्या धरपकड़ या फिर उन चेहरों की पहचान हो पाई है कि आखिरकार जो साजिश करता थे वो कौन थे? क्योंकि ये पहचान होना बेहद जरूरी है ताकि अभी जो स्थिति नियंत्रण में है वो आगे बेहतरी की तरफ जा सके। देखिए जो लोग उसमें शामिल थे, हालांकि हमने देखा कुछ फुटेजेस पुलिस के पास जरूर मौजूद है, मीडिया के कैमरेज भी वहां पर थे, कुछ लोग वहां पथराव कर रहे थे, उनको भी देखा गया है। तो जो लोग वहां पर मौजूद थे, कल रात से पुलिस ने जो कॉम्बिंग ऑपरेशन करना शुरू किया है। जानकारी इस वक्त हमारे साथ है, जो पास है उसके अनुसार कुछ लोगों को पुलिस ने कल रात को ही हिरासत में लिया है, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी इसमें घायल भी होते, मतलब पुलिस इन एक्शन थी, वहां पर शांति बनाने का प्रयास कर रही थी, इसलिए पुलिस ने कुछ लोगों को इससे पहले चिन्हित करके रखा था। और जैसे ही पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, लोग तितर बितर होना शुरू हो गए। चूंकि गलियों का इलाका है, ये गली गली में जाकर पुलिस ने कुछ लोगों को जो है कल रात से हिरासत में लिया है। कुछ लोगों की तलाश अब तक जारी है, लेकिन ये आंकड़ा कितना है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, पूछताछ के लिए करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, 30 के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो घायल है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पुलिस कि अगर हम सूझबूझ सतर्कता की बात करें तो अभी हालात नियंत्रण में है, और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि भाई अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और ऐसे माहौल में लगातार हम भी इस मंच के माध्यम से यही कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जो कि ये बताता है कि शांति और सद्भाव से ही हर काम आगे किया जा सकता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं आधार कार्ड की और वोटर आईडी कार्ड की, जिससे लिंक किए जाने पर जल्द जो फैसला है उसके किए जाने की कोशिशें भारतीय निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी। यानी आपका आधार जो हम इस्तेमाल करते हैं और आपका आईडी कार्ड जो है उसको जोड़ा जाएगा, यानी इलेक्शन कार्ड। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारी समेत आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के सीईओ भी शामिल होंगे। आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड, जिससे आप वोट डालने जाते हैं, उस कार्ड को लिंक करने पर जो तमाम पहलू हैं उस पर विस्तार से चर्चा होनी है। अब ये चर्चा क्यों जरूरी है? ये चर्चा जरूरी इसलिए है कि डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़े को खत्म करने में आधार से लिंकिंग की प्रक्रिया बहुत कारगर साबित हुई। देखिए, आपका पैन भी आधार से लिंक है, बैंक खाते, तो इसमें फर्जीवाड़ा, मिडिलमैन, इस तरह की जो लूप होल्स है उसको पार पाने में बहुत मदद मिली है। खास बात यह है कि ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब इस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी जो कार्ड्स हैं उनकी डुप्लीकेट एंट्री को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इस पर पिछले दिनों चिंता जताई। चुनाव आयोग ने अगले 3 महीनों में डुप्लीकेट वोटर एंट्री हटाने की योजना की घोषणा की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आज का दूसरा दिन रायसीना डायलॉग के लिहाज से कितना जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं रायसीना डायलॉग को लेकर। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन है। काल चक्र, पीपल, पीस और प्लैनेट विषय पर हो रहे इस साल के इस कूटनीतिक संवाद में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज राष्ट्र की जो अखंडता है
उनकी रक्षा से जुड़े विषय पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन है। इसके अलावा विनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैराथन इंडिया इन द ग्लोबल एआई रेस विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबोधन होना है। इसके अलावा भारत का अवसर, स्थिरता के साथ विकास जैसे अहम विषयों पर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण अपने विचार रखेंगी। सबसे अहम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के वक्तव्य पर, संबोधन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। और आज तुलसी गबार्ड का रायसीना डायलॉग में संबोधन है। वो इसलिए भी है जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है और अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े फैसले ले रही है ट्रंप सरकार। संरक्षणवाद की बात है, विस्तारवादी नीति है, उसे लेकर क्या कहती हैं तुलसी गबार्ड, ये देखना होगा। तो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इस समय भारत के दौरे पर है। तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रही है, लेकिन इससे पहले कल उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या रहा खास। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गंगा जल भेंट किया। ये जल महाकुंभ के दौरान लिया गया था। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग बांध रहे उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया। तो उस समय जो पानी होता है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. सोमवार को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके तमाम मसलों पर विस्तार से बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और सूचना साझाकरण सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक में दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक रक्षा नवाचार में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशी, जो पारस्परिक सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर संचालन को बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक आपूर्ति एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी दृढ़ सद्भावना और प्रशंसा के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसी भावनाएं भारत और अमेरिका के बीच मित्रता के बंधन को और गहरा करती हैं। उधर एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गबार्ड ने भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ मसले पर कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि भारत इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, न कि केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से। तो वहीं चीन के संबंध पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक है। What I have heard from the Indian government officials that I've spoken to over the last few days, there is an opportunity here to see more potential for the strengthening of our economic relationship. And I'm glad to see that they're looking at it in a more positive light than just one that is focused in a negative way when we look at tariffs. What I appreciate about President Trump and his approach and some comments that I heard Prime Minister Modi make recently is they are very practical and they are pragmatic and are looking to strike that balance that will allow us to hopefully prevent any kind of conflict. Obviously, as it relates to China, there are challenges. There are also opportunities. And we have two leaders of two very important countries who will play a very central role in taking on those challenges, resolving issues where they exist, and also maximizing any opportunities. The goal, of course, that we all share is to achieve peace, to increase prosperity, and to ensure stability and security for both of our peoples, but in the region as well. तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रायसीना डायलॉग से अलग विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भूटान के अपने समकक्ष डीएन धुंगयेल से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने भारत और भूटान के अद्वितीय और दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने आए घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओगुदजेटे अबलाका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विकास, साझेदारी को और सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। और रायसीना डायलॉग पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़े हैं। अखिलेश, रायसीना डायलॉग एक ऐसा मंच जो वैश्वीकरण और राजनीतिकरण के हिसाब से बहुआयामी विस्तार देता है, अलग अलग ताकतों को एक छत के नीचे। उस लिहाज से आज का ये दिन बहुत अहम है क्योंकि तुलसी गबार्ड के संबोधन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। वजह जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर एक खड़ा किया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और दूसरा जिस तरह बड़े फैसले ले रहा है अमेरिका अपनी विस्तारवादी और संरक्षणवाद की नीति को साथ लेकर चल के रक्षा के लिहाज से। देखिए, निश्चित तौर पे तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, उनका भारत आना बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ट्रंप प्रशासन के आने के बाद पहली वरिष्ठतम अधिकारी हैं जो भारत के दौरे पर आई हैं। और वे 1 या 2 दिन के दौरे पर नहीं, वो 2-3 दिन के दौरे पे वो कई स्तरों पे लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो रायसीना डायलॉग में आज उनका संबोधन होगा, तो एक तरीके से कहें कि अमेरिका और भारत के बीच में ये जो नया प्रशासन है, नए प्रशासन के बीच में एक दूसरे का मूड जानने, मिजाज जानने, जो कह सकते हैं कि जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि दोनों को एकमत होने की ज़रूरत है, इस लिहाज से इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज जब वो बोलेंगी रायसीना डायलॉग में, तब निश्चित तौर पे एक उनका एक खाका होगा कि वे क्या भारत के बारे में सोच रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं बोलेंगी, वो पूरी दुनिया के बारे में अमेरिकी प्रशासन का क्या रुख है, क्या चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उनका अन्य देशों के साथ किस तरह का संबंध है। और देखिए, इसी के साथ जब आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूक्रेन के विदेश मंत्री, वो भी आज संबोधित करेंगे। तो तुलसी गबार्ड के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री का जब एक अन्य सेशन में होगा, तो आप समझ सकते है कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें जो लीड ले रहा है उसको मध्यस्थता करने में या शांति स्थापित करने में वो अमेरिका ले रहा है। तो आज का जो थीम है अखिलेश, वो पीपल, पीस और प्लैनेट, यानी लोग जिनसे देश जुड़ते हैं, पीस यानी शांति जो वो चाहते हैं, और प्लैनेट यानी सबको साथ लेकर चलने की एक जो कवायद है जिसके लिए भारत को वैश्विक गुरु के रूप में भी देखा जाता है। उस लिहाज से आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आज के इस रायसीना डायलॉग को, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को लेकर भी सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात भी कही जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वन अर्थ वन फैमिली, तो उसी के कह सकते हैं कि उसी के एक्सटेंशन में यह जो थीम है रायसीना डायलॉग का, उसी के एक्सटेंशन में है। और इसमें जो कई सेशन ऐसे हैं जिसमें कि दुनिया के देशों में कई ऐसे इलाके हैं जिसके भविष्य पर भी चर्चा होनी है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण चर्चा यूरोप का क्या स्थिति रहेगा उस पर चर्चा होनी है। एक सेशन ऐसा है जो शुरू हो चुका है दरअसल 7:30 बजे ही, उसमें है कि G2 अमेरिका और चाइना की क्या स्थिति रहेगी। एक सेशन ऐसा है जिसमें कि खुद विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया के देश कि जो अंदर जो एक समझदारी थी कि दूसरे देशों में इंटरफेरेंस नहीं करना है, जिसकी चलते कई बार आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, उस पर चर्चा होगी। तो जो दुनिया के मुद्दे हैं, और दुनिया के मुद्दे राजनीतिक हैं, दुनिया के मुद्दे आर्थिक हैं, और दुनिया के मुद्दे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, तो इन सारे मुद्दे पे लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। और जब आप लिस्ट देखेंगे मेहमानों का, वक्ताओं का, उसमें कि थिंक टैंक जो दुनिया के महत्वपूर्ण थिंक टैंक है उसके लोग हैं, 20 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं, कई देशों के उप विदेश मंत्री हैं, नेटो के डायरेक्टर प्लानिंग इसमें शामिल है, उसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री शामिल हैं, उसके अलावा देखिए 4000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल है, जिसमें कि तकरीबन कह सकते हैं कि 100 या 125 देशों के लोग हैं। तो जिस तरीके से आवाज़ यहाँ से निकलेगी, एक जो पर्सपेक्टिव है अन्य देशों का, कई देशों का अपने अपने बारे में, दुनिया के बारे में, जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बारे में, और उनके समाधान और के बारे में सुझाव जो आएंगे, तो निश्चित तौर पे एक प्लेटफॉर्म भारत ने प्रदान किया है रायसीना डायलॉग के माध्यम से। तो सैन्य अभ्यास के साथ साथ सामरिक सुरक्षा, वैश्वीकरण और एकीकरण को लेकर कैसे
तुलसी गवाड़ के संबोधन में हम विशिष्ट और अलग अलग आयाम देखेंगे, वो भी हम जानेंगे आज के रायसीना डायलॉग के इस दूसरे दिन, जहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर का भी संबोधन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आज तो लगातार आपसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि अलग अलग सेशंस हैं और अलग अलग कीनोट एड्रेसेस हैं रायसीना डायलॉग में। चलिए अब डायलॉग से बात करते हैं चर्चा की, क्योंकि लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कल से जो शुरू हुई चर्चा है उसे आज आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है और लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो अनुदान की मांगे हैं उस पर चर्चा की शुरुआत होनी है। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेख अनुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक वापस किए जाने के लिए पेश होंगे। साथ ही वित्त मंत्री राज्यसभा में आज मणिपुर के लिए आवंटित बजट पर जवाब देंगी। इसके साथ ही उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि भाई आज की जो संसद की कार्यवाही है वो महत्वपूर्ण है। लोकहित जनहित से जुड़े कई विधेयक हैं, लेकिन इस सत्र में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर भी घमासान मचा हुआ है। कल वक्फ बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए है। वक्फ को लेकर जेपीसी अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है, तो बीजेपी इसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। जेपीसी द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। अब जिनमें क्या है, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य प्रमुख संगठन शामिल हैं। समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के विचारों को सुना, रिकॉर्ड किया। समिति ने 6 महीनों के दौरान कुल 118 घंटे के साथ साथ 38 बैठकें की और इन बैठकों में देश भर के विभिन्न राज्यों, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु के तमाम जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, यानी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सभी प्रतिनिधियों की राय ली गई है। वक्फ बिल पर सड़क से संसद तक सियासी संग्राम जारी है। भाजपा से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। ब्रजलाल ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कांग्रेस करती रही। और ये जो आज ये लोग मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड इन्होंने किया है, केवल ये दबाव बनाने का तरीका है। ये जो है कांग्रेस के समय इनको अनलिमिटेड अधिकार थे। 1995 जो एक्ट बना, 2013 में अमेंडमेंट किया, इतना इनको अधिकार दिया कि जहाँ चाहते थे तहाँ ज़मीन ये हड़प लेते थे। इतनी ज़मीन, यही राजधानी जब बनी 1911 में और ज़मीनें एक्वायर हुई, राजधानी बन गई, तो हम लोगों ने सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया था। 58 वर्ष बाद यहाँ नोटिस दे दिया गया था कि ये हमारी ज़मीन है और अर्बन डिपार्टमेंट को लड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये जो तमाम ज़मीन हड़पों का इनका अभियान चलता था वक्फ बोर्ड का, वो नहीं चलने वाला। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। पहला सवाल मैं वक्फ से जुड़ा हुआ पूछूंगी, फिर वापस संसद पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार मैराथन बैठकें चली हैं, कई घंटों तक चर्चाएं हुई, सभी स्टेक होल्डर्स के तमाम हितों को सुना गया, समझा गया। हम उत्तर से दक्षिण तक तमाम लोगों की बातों को एक मंच पर लेकर आए, फिर भी पेच फंस रहा है। विपक्ष क्या चाह रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति की बात तो बीजेपी कह ही रही है, लेकिन जब चर्चा के लिए खुला मंच है, खुला संवाद है, तो फिर डर क्या है? आंचल, देखिए, जेपीसी के जो चेयरमैन है वक्फ बिल को लेकर, जगदम्बिका पाल, उन्होंने बहुत चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि एक भी प्रावधान, एक भी सुझाव बता दीजिए जिसमें जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको छीनने का प्रावधान किया गया हो। ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या तमाम जो धार्मिक संगठन है मुस्लिमों के, उन सभी को बुलाया गया था और जो सुझाव दिए गए हैं वो वक्फ की जमीनों की पारदर्शिता को लेकर है। इसका फायदा गरीब मुसलमानों को होगा, पसमानदा मुसलमानों को होगा, और जो भूमाफिया किस्म के लोग इन जमीनों पर एक तरह से देखें उनके जो उससे आय होती है उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं,
उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा, तो फिर इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? अब ये तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर कुछ संगठन है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जो विधेयक लाया गया है वो स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि इस जो वक्फ की जमीन है उनका पंजीकरण हो, उनके प्रबंधन में पारदर्शिता आए, और कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि वक्फ की जो मौजूदा जमीन है उसे कोई उसको ले या उसको कोई छीन ले, बल्कि जो वक्फ की जमीन जिन पर कब्जा है वो जमीनें संरक्षित हों। इसमें दिक्कत यह है दरअसल कुछ संगठनों को या फिर विपक्षी दलों को ये लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरह से देखें उसकी तुष्टीकरण के लिए उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और यही बीजेपी का आरोप है कि देखिए अभी तक होता क्या था कि 2013 में यूपीए यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसा अमेंडमेंट किया था, उससे किसी भी जमीन पर जब वक्फ का दावा हो जाता था तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल था दूसरे पक्ष के लिए कि वक्फ की जमीन नहीं है, यानी जमीनों पर कब्जे के मामले आ रहे थे और सरकार तक को भी, सरकारी जमीनों को भी कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि वक्फ की जमीन नहीं है। तो इस तरह का एक तरफा कानून जब हो गया था तो फिर उसमें एक तरह से उसमें बदलाव की जरूरत थी, और तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमने एक बड़ा आंदोलन देखा किसानों का कि सैकड़ों वर्षों से वो खेती कर रहे थे और अचानक वक्फ का दावा आ गया, गांव पर गांव कहा गया कि वक्फ का है वो खाली कराएं। तो इस तरह के मामले आए, तो जब ये बिल के प्रावधान या जेपीसी के सुझाव ये सुनिश्चित करते हैं कि वक्फ की जमीनों को पारदर्शी तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए, वक्फ की जमीनों को लेकर जो एक उनके आय जो होती है उसको कुछ लोग अगर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं वो गरीब मुसलमानों के हित में खर्च हो, तो फिर आपत्ति क्या है? तो यही सवाल बीजेपी पूछ रही है, जो लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं, जाकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो आज देखेंगे कि आज संसद में क्या होता है इसको लेकर। वहीं संसद में आज कई अहम विधायक आ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत संक्षिप्त में जो कि सूचीबद्ध है, आप बताइए। ये देखिए, बजट सत्र का दूसरा चरण है, तो बजट पारित कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कल रेल मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में रेल मंत्री ने जवाब देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे यहाँ जो रेल किराया है वो आसपास के देशों के मुकाबले बेहद कम है। 55 से 60 हजार करोड़ हम सब्सिडी दे रहे हैं यात्री किराए पर। हम रेलवे कोच, रेल पहिए का निर्यात करने जा रहे हैं। अब रेलवे की जो संचालन लागत है वो बड़े बड़े जो लागत है उसको हम खुद से उठा पा रहे हैं, यानी रेलवे खुद से उसका बोझ उठा पा रहा है। तो इन सब बातों का उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। आज लोकसभा में भी अनुदान मांगो रेलवे पर चर्चा होनी है, जल शक्ति मंत्रालय पर चर्चा होगी, राज्यसभा में परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय पर चर्चा होगी। तो ये बजट पारित कराने की प्रक्रिया है और हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों में इस मामले में जमकर कामकाज देखने को मिल रहा है। प्रश्नकाल में तमाम सवालों के जवाब हो रहे हैं और दोनों सदनों में बहस भी हो रही, चर्चा भी हो रही बजट पारित कराने को। यही स्वस्थ लोकतंत्र की एक बहुत ही सुखद तस्वीर है कि आपके संसद के मंदिर में चर्चा हो रही है और सभी उस चर्चा में भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये बात हुई संसद की, और आइए अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव पर लेकर जो एक संयुक्त संसदीय समिति है जिसका गठन किया गया, उसकी अगली बैठक जो है वो 25 मार्च को होनी है। कल संसद भवन परिसर में हुई जेपीसी की बैठक में पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने एक देश एक चुनाव को लेकर बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाले पैनल के वो हिस्से में थे और उन्होंने एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। करीब 5 घंटे चली बैठक में देश के शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने सुझाव रखे। कमेटी ने बिल पर सुझाव के लिए स्टेक होल्डर्स की भी लिस्ट बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के पूर्व न्यायाधीश, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक आगे की बैठकों में शिक्षकों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों के विचार भी लिए जाएंगे। जेपीसी में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5 सहित कुल 39 सदस्य हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था सभी मेंबर का, और हमारे पहले जस्टिस अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में यू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने दिया, और सब ने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने, और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। इस पोर्टल को NYPS 2.0 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना के पिछले संस्करण में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को ही भाग लेने की अनुमति थी। इस बार के उन्नत संस्करण NYPS 2.0 को देश भर के सभी नागरिकों के लिए खुला रखा गया। इस संस्करण में कई नई सुविधाओं के अलावा एक वेब पोर्टल, एक ऑनलाइन स्व शिक्षण मॉड्यूल और सभी प्रतिभागियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र के माध्यम से भागीदारी की पेशकश की गई है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बीजापुर जिले में 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से AOB डिवीजन और पामेड़ एरिया कमेटी के 9 माओवादियों पर 28 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इन माओवादियों ने सरेंडर किया। समाज की मुख्यधारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन के रूप में 25-25 हजार रुपए की नगद राशि दी गई। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में 84 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। 137 माओवादी गिरफ्तार हुए और 56 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेव्स के तहत XR क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स द्वारा किया गया। XR क्रिएटर हैकाथॉन भारतीय XR उद्योग की क्रांति के रूप में सामने आ रहा है और वेव लैब्स न केवल इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहा है, बल्कि नियर जैसे जो नवाचारी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक सशक्त मंच भी दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप नियर को विकसित कर रही है, जो वास्तविक दुनिया के स्थानों में हाइपर लोकल इंटरैक्शन को सक्षम करेगा। पारंपरिक सोशल मीडिया के विपरीत नियर उपयोगकर्ताओं को AR में पोस्ट देखने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी कैफे, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर हों। बस ऐप का कैमरा ओपन करना है और उपयोगकर्ता पिछले 24 घंटों में अपने सटीक स्थान पर किए गए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। नियर ऐप वर्तमान में अपने MVP चरण में है, जिसे XR क्रिएटर हैकाथॉन के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ऑडियो वीडियो के जो नए सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, जो अभी उभर रहे हैं, जैसे AR VR का सेक्टर है, गेमिंग का हमारा सेक्टर है, जो एक मार्केट में जो अभी जो एक पोटेंशियल रखता है, लगभग जो अराउंड 2030 तक हमारी 29 बिलियन 30 बिलियन तक की डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है, उसको हम कैसे एक बूस्ट दें, उस पे वेव्स का फोकस है। परीक्षित भार्गव, अखिल कुमार आनंद, अमित कुमार और प्रत्युष पराशर द्वारा विकसित इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल सामाजिक इंटरैक्शन को फिर से परिभाषित करना है। हम नियर एप्लीकेशन को इंडिया का पहला AR बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे वो अल्टीमेटली किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप के कॉपी थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हम लोग एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। XR क्रिएटर हैकाथॉन महत्वाकांक्षा और प्रतिभा का एक मिश्रण है, जो पूरे भारत के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाता है। हैकाथॉन ने 250 से अधिक शहरों से 2200 से अधिक प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया। शीर्ष फाइनलिस्ट देश के सभी कोनों से हैं, जिनमें से 34% नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों से हैं और 66% चेंगलपेट, मणिपाल और वेरावल जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से आए हैं। फाइनलिस्ट में 19% महिलाएं हैं, जो XR स्पेस की तेजी से बढ़ती समावेशिता को दर्शाती हैं। यह हैकाथॉन वेव समिट का इनिशिएटिव है, जैसे कि वेव समिट में टोटल 31 चैलेंजेस है, तो दिस इज़ वन ऑफ द 31 चैलेंजेस जो कम्प्लीटली AR VR को फोकस कर रहा है। और ये सबसे बेस्ट पार्ट इस हैकाथॉन का क्या है कि ये फर्स्ट सीजन है एंड हमें मोर देन 2200 पार्टिसिपेंट्स मिले पैन इंडिया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है। बहुत जल्द भारत मीडिया और मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जहां दुनिया भर से लोग निवेश करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और नए अवसर तलाशेंगे। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। और जब हम सिनेमैटिक रियलिटी की बात करते हैं तो ऑग्यूमेंटेड इज द नेक्स्ट फ्यूचर लेवल, जिसकी वेव्स ने नई शुरुआत की है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा तब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर है हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी भावना। क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? आचल सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज अखबारों ने अपने अलग अलग पन्नों पर प्रकाशित किए। शुरुआत करेंगे भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को लेकर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत के आधिकारिक यात्रा पर है। कल रायसीना डायलॉग में उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है न्यूजीलैंड से कि भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाए। न्यूजीलैंड यानी कि खालिस्तानी समर्थक तत्वों पर भारत विरोधी गतिविधियों को रोक लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है। साथ ही साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी वार्ता आगे शुरू हो चुकी है, यानी कि FTA एग्रीमेंट जल्दी दोनों देशों के बीच में सामने आएगा, जिस पर कहीं ना कहीं कुछ वर्ष पहले रोक लग गई थी। अगली खबर का रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बातचीत की। आज तुलसी गबार्ड का रायसीना डायलॉग 2025 में संबोधन भी है आपसे कुछ देर बाद। और आपको बता दें कि ये भी बातचीत बेहद ही सकारात्मक रही है। और खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस को लेकर रक्षा मंत्री ने अमेरिका से आग्रह किया है कि अमेरिकी धरती पर गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं को उन्होंने जाहिर किया है। साथ ही कहा है कि इस पर अमेरिका बैन लगाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है इसको आतंकी संगठन घोषित करे अमेरिका। और SFJ के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ जो कथित संबंध है और बब्बर खालसा के साथ जो कथित संबंध है इसके तालमेल के बारे में भी भारत ने अमेरिका को अवगत कराया। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कृषि मंत्री से जुड़ी हुई है। कृषि मंत्री ने बिल गेट्स से बात की है और दोनों के बीच ये बातचीत भी बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। और कृषि एवं ग्रामीण विषयों से जुड़ी ये बातचीत रही है, जहां बिल गेट्स ने भारत के कृषि अनुसंधान को लेकर सराहना की है। साथ ही विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि के क्षेत्र जिसमें खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दोनों के बीच में बेहद ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई। और साथ ही समावेशी विकास को बढ़ावा देना, भूख रहित और सशक्त और आत्मनिर्भर विश्व के निर्माण में योगदान दें, ऐसे में कृषि मंत्री ने बिल गेट्स की जो सहायता प्रदान की जा रही है उसकी भी सराहना की है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अब हिंदुस्तान खबर में एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आई है। दिल्ली में अब जो मंजिलें हैं उन पर नकेल कसने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड का गठन किया है। हमें पता है कि दिल्ली सरकार इस समय एक्शन मोड में है, दिल्ली पुलिस इस समय एक्शन मोड में। ऐसे में एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया है शिष्टाचार स्क्वाड। अब ये शिष्टाचार स्क्वाड क्या करेगा? जो भी आपराधिक मंचलें हैं जिनकी जो लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहे हैं या फिर उनका पीछा कर रहे हैं, ऐसे में ये शिष्टाचार स्क्वाड उनकी निगरानी करेगा। रोजाना गश्त लगेगी और राजधानी में सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बिना डर के आप कॉल भी कर सकते हैं। 1091 और 112 हेल्पलाइन नंबर है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इनकम टैक्स में अब कोई भी क्राइम ऐसा नहीं है जो समझौते के बिना पूरा नहीं हो सकता, यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इसको कर दिया गया है घोषित। एक सर्कुलर जारी किया गया है। पहले 17 अक्टूबर को दिशा निर्देश आए थे, जिसके बाद अब एक सर्कुलर जारी करके बताया गया है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के जरिए अब कोई भी इनकम टैक्स का जो विवाद है वो समझौते के साथ निपटान हो सकता है। ऐसे में जिनको सजा भी हो रखी है 2 से 3 साल की, वो भी समझौते के तहत अब निपटान कर सकते हैं। ऐसे में एक शुल्क जरूर देना होगा।
और सोना, आपको पता है कि सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो 90,000 से पार कर चुका है सोना। अगर चांदी की बात करें तो 1300 रुपये बढ़कर कल बड़े उछाल के साथ 1,02,500 प्रति ग्राम के सर्वोच्चतम उच्च स्तर अंक पे ये पहुंच गया। और आपको बता दें कि इस साल अगर सोने की जनवरी की बात करें तो 69,390 था और ये बढ़कर अब 90,750 हो चुका है। और इसका ये जो बढ़ता हुआ सोने की कीमतें हैं वो अमेरिकी शुल्क को लेकर अनिश्चितता, व्यापारिक तनाव और फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में ढील की बढ़ती उम्मीदों के बीच जताई जा रही है। जाते जाते एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। डीयू में दाखिला क्राइटेरिया इस बार बदल दिया गया है, यानी कि इस दाखिले क्राइटेरिया में अब देश भर में 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन विषयों के आधार पर दाखिला आप ले सकेंगे। तो अगर आज के इन अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज इस तरीके से अखबार के अलग अलग पृष्ठ में प्रकाशित की गई। बिल्कुल, और बहुत अच्छी खबर यह है कि सोना जो है वो और सोना हो गया है। तो भाई अगर किसी को गिफ्ट देना है ना मुझे, तो प्लीज़ गोल्ड दीजिएगा, क्योंकि गोल्ड लगातार जो वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही हैं उनकी वजह से सेफ हेवन है और इसलिए लोग उसमें निवेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, इन तमाम खबरों को इतने कम समय में हर एक क्षेत्र से समेटकर हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। तो समाचार जगत की सुर्खियां जो आप नहीं अगर पढ़ पाए क्योंकि सुबह जल्दी होती है ऑफिस जाने की, वो हम आप तक लेकर आए हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की ओर और जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल जगत में क्या कुछ खास हो रहा है। खबर चीन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन भारत संबंधों पर की गई टिप्पणी की तारीफ की जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि चीन भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणी की चीन सराहना करता है। माओ ने कहा कि अक्टूबर में रूस के काजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने हमारे नेताओं के महत्वपूर्ण आम समझ का ईमानदारी से पालन किया, सभी स्तरों पर आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत किया तथा कई सकारात्मक परिणाम हासिल किए। माओ ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि 2000 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में चीन भारत संबंधों की मुख्य धारा मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और आपसी सीख की रही। माओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को एक अवसर के रूप में लेगा, विभिन्न क्षेत्रों और सभी स्तरों पर आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगा। और बात हम दुनिया भर की खबरों से ही करेंगे, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। हमास के खिलाफ नए इजरायली हमलों में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी में हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू की और ये जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद इस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर सबसे भारी हमला। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे बात। माना जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल रही तो 3 साल से जारी युद्ध का लगेगा फुल स्टॉप। लेबनान और सीरिया ने सीमा पर 2 दिनों से चल रही झड़पों को रोकने के लिए संघर्ष विराम के समझौते पर लगाई मोहर। समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल, सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल। दिसंबर में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाए जाने के बाद सीमा पर यह सबसे गंभीर लड़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बच्चों की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ली। ट्रंप ने कहा कि हंटर बाइडेन को लंबे समय से सीक्रेट सर्विस सुरक्षा मिल रही थी, जिसका सारा खर्च अमेरिकी करदाता उठा रहे थे। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज फटाफट। तो टैक्स के मोर्चे पर अच्छी खबर है, जहां हमने जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अभी तक करीब 25,87,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इस साल भी अभी तक 4,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड भी जारी किए गए हैं। देश का व्यापार घाटा फरवरी में घटकर करीब $14 मिलियन पर आ गया। देश के आयात बिल में भी कमी देखी गई, जो फरवरी महीने में करीब $51 अरब रहा। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के 42% पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार खाली पड़े पद जल्द से जल्द भरने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करेगी। पिछले 10 सालों में करीब 16 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फंसी हुई संपत्ति को
बट्टे खाते में डाला गया। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए को बट्टे खाते में डालते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स ने अप्रैल से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घोषणा की। मारुति सुजुकी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 4%, वहीं टाटा मोटर्स में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। और अब खबर खेल जगत से, हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के अलावा आकर्षी कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, लक्ष्य सेन, मालविका बंसोड़, एचएस प्रणॉय, किरण जॉर्ज और प्रियांशु रजावत अपनी चुनौती पेश करेंगे। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम किसी भी 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने विराट और रोहित के बगैर भी जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान किया नियुक्त। दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेसिस को 2 करोड़ के बेस प्राइस पर टीम के साथ जोड़ा। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ जुड़ गए। पिछले महीने संजू ने उंगली की सर्जरी कराई। संजू अब पूरी तरह से ठीक। इंग्लैंड में आयोजित हो रही कबड्डी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने पहले मुकाबले में इटली को 64-22 के अंतर से हराया। इंटर मियामी के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के अगले 2 मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना टीम के दल से बाहर। बाद इटली की जहां आयोजित सोशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में सफलता का परचम लहराने वाले भारतीय दल के सम्मान में स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीते, यानी कि कुल 33 पदक। बड़ी बात यह कि खेल मंत्रालय द्वारा इस बार इनामी राशि में भी वृद्धि की गई है। देखिए रिपोर्ट। हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। इटली के ट्यूरिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में इसी नारे को जीत का जज्बा बनाकर उतरे भारतीय दल ने इतिहास भी रचा और खुद की पहचान को दुनिया के सामने मजबूती के साथ सामने भी रखा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में देश के 49 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया, जहां 33 पदक हासिल किए गए। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा न केवल इन खिलाड़ियों की काबिलियत को सराहा गया, बल्कि आगे भी ये खिलाड़ी इसी तरह से अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें, इस बात के विभिन्न मापदंडों को भी सामने रखा गया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी मौजूद रहीं, जिन्होंने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया। हर राज्य से यहाँ पे बच्चे आए हुए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देना ये बहुत बड़ी बात है। हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री में उन्हें जाने का मौका मिल रहा है, उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और अपने लाइफ में भी आगे बढ़ने का मौका इस स्पोर्ट्स इवेंट के माध्यम से उन्हें मिल रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मलका नड्डा ने कहा कि एथलीटों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समर्पण और दृढ़ता के साथ वो जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। ये वर्ल्ड चैंपियंस हम सबके लिए पथ प्रदर्शक है, क्योंकि ये दिव्यांगजन है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 102 देशों के बीच में अपना अस्तित्व स्थापित किया है और मेडल्स लेके ये जिस तरह से हमारे देश में वापस पहुंचे हैं, हम सब के लिए गौरव का विषय है। निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के द्वारा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में जीता गया पदक उनकी कड़ी मेहनत और उनके परिवार के अटूट समर्थन का प्रमाण है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का उद्देश्य खेल की दुनिया में समावेशिता को बढ़ावा देना है, जिससे सभी को पहचान हासिल करने का समान अवसर मिल सके, और इस उद्देश्य की पूर्ति में ये खिलाड़ी लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात मौसम की, देखते हैं क्या है मौसम का मिजाज आपके शहर में।
और अब वक्त चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जैसे कि हमारी रवायत है, हम आपको छोड़े जा रहे हैं कहाँ? गुलमर्ग की हसीन वादियों के बीच, जहां हुई बर्फबारी के बाद नज़ारा बहुत दिलकश है। यहीं से देखिए स्टूडियो से, और बड़ी संख्या में आपको यहां पर पर्यटक मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। चाय की चुस्कियों के साथ बर्फ के दृश्यों का लीजिए आनंद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।